हेलो एवरीवन, एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। इस सीरीज़ में हमने कुछ एमसीक्यूज़ को सेलेक्ट किया है दृष्टि पब्लिकेशन की किताब से, जीव विज्ञान की किताब से, और वो सवाल हम आपसे डिस्कस करते हैं जिनकी संभावना अधिक प्रतीत होती है एग्ज़ाम में आ सकते हैं जो सवाल। और इस क्वेश्चन डिस्कशन का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि कई बार एग्ज़ाम के टाइम पर जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो उसमें हम कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जो नहीं होनी चाहिए। यानी आपको आंसर आता है लेकिन सवाल को सही से ना समझने के कारण या एलिमिनेशन ट्रिक ना लगाने की वजह से कई बार क्या होता है, सवाल गलत हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस सेशन आपको एक डायरेक्शन देता है ताकि जब आप एग्जाम दे तो उस वक्त कोई भी सवाल गलत ना करके आए। आज हम बात करने वाले हैं सिद्धांत की, वंशागति के सिद्धांतों पर आधारित प्रश्नों की। तो पहला सवाल है, रक्त समूहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ए बी रक्त समूह वाले लोगों को सर्व अदाता यानी ग्राही कहा जाता है। किसको? ए बी ब्लड ग्रुप के जो लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, या ए बी ब्लड ग्रुप को कहा जाता है कि ये क्या है, सर्व अदाता यानी ग्राही है। दूसरा स्टेटमेंट है, ओ रक्त समूह की लाल रुधिर कर्णिकाओं में ए और बी प्रतिजन होते हैं। प्रतिजन यानी एंटीजन। अब इसमें सही कौन सा है या कौन से हैं उनको चुनना है। तो एक बार उसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं ब्लड ग्रुप किस तरह से डिफाइन होते हैं, उनको समझ लेते हैं। हमने अपने लेक्चर में पढ़ा है कि कोई भी कैरेक्टर जो शो होता है वो किसके थ्रू होता है, वो जीन के कारण होता है और प्रोटीन की फॉर्म में होता है। तो जो जीन होते हैं वो हमेशा अलील की फॉर्म में होते हैं यानी जोड़े में होते हैं, यानी क्रोमोजोम जोड़े में होते हैं। ये एक क्रोमोजोम है, ये दूसरा क्रोमोजोम है। मान लीजिए ब्लड ग्रुप को निर्धारित करने वाला जीन ये है, तो ये भी कैसे होगा, जोड़े में होगा। तो इस क्रोमोसोम को यानी इस जीन को जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड कर रहा है उसको अब हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो जो एलील है, जो ब्लड ग्रुप यानी जो रुधिर का वर्ग बनाने वाले एलील है वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? IA, IB और IO। ये तीन एलील हैं और इनके कॉम्बिनेशन से ही ब्लड ग्रुप क्या होता है, डिसाइड होता है। अब अगर ये IA इस IO के साथ होगा, यानी दो है ना ये, तो IA और IO, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। यहाँ A को हम डोमिनेंट यानी प्रभावी मान रहे हैं और O को हम अप्रभावी मान रहे हैं। अब अगर IB और IO होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, B होगा। और अगर IA IB होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB होगा। और अगर दोनों एलील क्या होंगे, IO IO, ये एक्चुअली O नहीं होता है, ये नॉट होता है, तो ब्लड ग्रुप होता है O। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे IA और IA। ये एक कॉम्बिनेशन है कि दोनों पर क्या हो, AA हो। चाहे दोनों पर AA हो, चाहे एक पर A हो एक पर नॉट यानी O हो, दोनों ही कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। सेम चीज अगर दोनों पर BB होगा तो चाहे BB हो चाहे B और नॉट हो, तब ब्लड ग्रुप क्या होगा, B होगा। AB के लिए एक ही कंडीशन है और O के लिए भी एक ही कंडीशन है। तो यानी A ब्लड ग्रुप दो कंडीशन में हो सकता है, जब क्रोमोसोम ये हो या ये हो। B ब्लड ग्रुप दो कंडीशन में हो सकता है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। और AB ब्लड ग्रुप इस कंडीशन में और O ब्लड ग्रुप इस कंडीशन में हो सकता है। अब हमने ये क्यों पढ़ा है, ये पढ़ने का रीजन है कि हमारे सवाल में दिया गया है एंटीजन के बारे में, प्रतिजन के बारे में। तो देखिए, जो ब्लड ग्रुप A है ना, उस पर एंटीजन भी कौन सा होता है, A होता है। ये ब्लड ग्रुप, ब्लड सेल है, उस पर एंटीजन क्या होता है, A होता है। जो ब्लड ग्रुप B है उस पर एंटीजन होता है B, यानी एंटीजन A होने के कारण ही ब्लड ग्रुप क्या है, A है। एंटीजन B होने के कारण ही ब्लड ग्रुप क्या है, B है। और एंटीजन अगर ये दोनों एक साथ प्रेजेंट हो तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, AB। और अगर ब्लड सेल पर कोई भी एंटीजन नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, O।
तो अब हम देखते हैं हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या था। ओ रक्त समूह की लाल रुधिर कणिकाओं में ए और बी प्रतिजन होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमने क्या देखा कि ओ ब्लड ग्रुप की जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उन पर कोई भी प्रतिजन प्रेजेंट नहीं होता। दूसरा स्टेटमेंट हो गया है गलत। अब पहला स्टेटमेंट था कि जो ये ए बी ब्लड ग्रुप है ये क्या है, ये सर्वग्राही है, यानी हर ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। हम जानते हैं ना कि ओ ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सबको ब्लड दे सकता है, ओ और ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सबसे ब्लड ले सकता है। उसका रीजन क्या है उसको समझ लेते हैं। उसका रीजन भी ये एंटीजन यानी प्रतिजन है। हम जानते हैं कि ए ब्लड ग्रुप जो है उस पर कौन से एंटीजन है, ए। तो या तो ये सिर्फ उसका ब्लड ग्रुप ले सकता है जिसपे या तो ए एंटीजन ही हो और या फिर कोई एंटीजन ना हो, क्योंकि अगर किसी और एंटीजन की सेल इसमें जाएंगी तो रिएक्शन हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, कौन है ऐसा, ओ। तो यानी ये किस किस से ब्लड ले सकता है, एक तो लेगा ए से, एक लेगा ओ से। ये ब्लड ले सकता है क्योंकि ए से जब लेगा तो ए पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए। ओ से लेगा, ओ पे कोई एंटीजन है ही नहीं। बी ब्लड ग्रुप वाला किस किस से ब्लड ले सकता है, बी से, अगेन ओ से, क्योंकि बी से क्यों ले सकता है, क्योंकि बी एंटीजन ही है। ओ से क्यों ले सकता है, क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन है ही नहीं। अब ए बी ब्लड ग्रुप वाला, क्योंकि इसके पास ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, तो ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है क्योंकि ए बी के पास दोनों एंटीजन है, और ये ओ से भी ले सकता है क्योंकि ओ के पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं। तो आपको भी ये समझ में आया होगा कि ब्लड ग्रुप किस वजह से लिया जा सकता है या किन कारणों से दिया जा सकता है, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ये प्रतिजन है। अब ओ है, ओ कोई भी, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है ना, तो ये कोई भी ऐसा ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता जिसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट हो। हम जानते हैं ए ब्लड ग्रुप के पास कौन सा एंटीजन है, ए, तो ये नहीं ले सकता। बी के पास कौन सा एंटीजन है, बी, तो ये ओ बी भी नहीं ले सकता, ए बी भी नहीं ले सकता क्योंकि उसमें तो दोनों हैं। तो ओ सिर्फ किसका ले सकता है, ओ का ले सकता है। अब इसमें भी बहुत डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव है, RH फैक्टर है, वो उन सब पर हम अभी बात नहीं करेंगे, शॉर्ट टाइम है, तो अभी जो सवाल है उसी पर स्टिक रहते हैं, वो हमने अपने लेक्चर्स में कवर की हुई हैं चीज़ें। तो ए बी रक्त समूह वाले लोगों को सर्वअदाता यानी सर्वग्राही कहा जाता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और क्यों सही है उसको हमने एंटीजन के कॉन्सेप्ट से समझ लिया है। अब कौन सा कथन सही है, तो केवल एक कथन सही है, 2 गलत है। अगला सवाल, एक द्विसंकर क्रॉस में यानी डाईहाइब्रिड क्रॉस में यदि आपको 9:3:3:1 अनुपात मिलता है तो यह दर्शाता है कि, अब ऑप्शन पढ़ने से पहले सबसे पहले ये याद कीजिए कि ये रेशो हमें कहाँ मिला था। ये रेशो हमें मिला था जब हमने डिस्कस किया था मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम जब हमने पढ़ा था, उसमें क्या हुआ कि मेंडल ने 2 कैरेक्टर को एक साथ लिया और उनमें क्रॉस कराया, संकरण कराया। वो 2 कैरेक्टर क्या थे, एक कैरेक्टर था येलो कलर, एक कैरेक्टर था राउंड, बीज का राउंड होना, और दूसरा येलो कलर, दोनों डोमिनेंट। हमें पता है ना ये डोमिनेंट का साइन है, अगर हमें इसका रिसेसिव लेना होगा तो ये साइन होगा। तो उन्होंने गोल पीला बीज लिया, उसका क्रॉस कराया झुर्रीदार हरे के साथ। अब देखिए ये गोल है तो झुर्रीदार के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्मॉल r, और ये येलो है तो हरे के लिए हम स्मॉल ग्रीन नहीं बल्कि स्मॉल y यूज करते हैं। ये रूल है, डोमिनेंट में जिनके इनिशियल हम लेते हैं अप्रभावी यानी रिसेसिव को दर्शाने के लिए उसी के स्मॉल अल्फाबेट हम ले लेते हैं। यानी अगर स्मॉल r है इसका मतलब है झुर्रीदार, और स्मॉल y है इसका मतलब है ग्रीन, क्योंकि ग्रीन अप्रभावी कैरेक्टर है, झुर्रीदार भी अप्रभावी कैरेक्टर है, और येलो
और राउंड प्रभावी कैरेक्टर हैं, प्रभावी लक्षण हैं। जब इनके बीच क्रॉस कराया गया तो जो पहला यानी F1 पीढ़ी थी, पहली पीढ़ी थी, उसमें जो हमें बीज प्राप्त हुए वो कैसे प्राप्त हुए? गोल और पीले। यानी अब देखिए इसका क्रॉस कराएंगे, पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। पुनेट स्क्वायर हमने सीखा है क्लास में कैसे बनाते हैं, यहां पर एक बार फिर भी देख लेते हैं। ये है पुनेट स्क्वायर। अब देखिए यहां क्या है? कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक गैमेट ये बनेगा। यहां क्या है? कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा गैमेट ये बनेगा। वहां से कौन सा जोड़ा बनेगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसे कितने बनेंगे? 4 4 जोड़े बनेंगे ऐसे। तो जब इनके बीच क्रॉस कराया गया तो सारे के सारे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी 16 के 16 हमें F1 पीढ़ी में कैसे मिले? गोल और पीले। लेकिन अब इनका जो गोल और पीले का जो जेनेटिक मेकअप था, यहाँ क्या था? गोल और पीले के लिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, जबकि यहाँ गोल पीले के लिए जेनेटिक मेकअप क्या हो गया है? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब अगर इसमें 100 परागण यानी सेल्फिंग कराई गई, यानी इसका क्रॉस इसी से कराया गया, तो F2 जनरेशन में जो अनुपात मिलता है वो क्या मिलता है? 9:3:3:1। और ये किसका नियम है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यानी यहां पर जब गोल पीले और गोल पीले के बीच में क्रॉस कराया गया तो ना केवल गोल पीले बीज मिले बल्कि गोल हरे भी मिले, जबकि गोल हरा ना तो यहां था ना पेरेंट्स में था, हरा तो झुर्रीदार था। और तो और हरा झुर्रीदार जो था उसकी जगह हमें गोल हरे तो मिले ही मिले, इसके अलावा कुछ झुर्रीदार पीले भी मिले। कुछ झुर्रीदार क्या मिले? पीले भी मिले। और जो पेरेंट का कैरेक्टर था झुर्रीदार हरा, वो सबसे कम रेशो में मिला, यानी इसका नंबर कितना था? 1। और इस नियम को हमने स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार समझा था मेंडल के, और समझा था कि जब दो कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण है वो ही दिखाई देता है, लेकिन पहली पीढ़ी में 100 परागण कराने पर दूसरी पीढ़ी में जो रेशो आता है वो आता है 9:3:3:1। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दो जीनों के अलील स्वतंत्र रूप से अलग हो रहे हैं और इसे ही कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे जिससे मादा शिशु विकसित होगी। अब देखिए क्या कह रहे हैं। हम जानते हैं कि जो फीमेल होती हैं उनका जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? XX। और मेल में क्या होता है? मेल स्पर्म में XY होता है। जब यहां से गैमेट बनते हैं तो कौन कौन से गैमेट बनते हैं? एक X और एक X। और यहां से गैमेट्स बनते हैं तो क्या बनते हैं? एक X और एक Y। यानी जो 2 स्पर्म बनते हैं आगे जाके इनमें मियोसिस की वजह से, तो उसमें एक के पास होता है X क्रोमोसोम, एक के पास होता है Y, और फीमेल के पास दोनों ही क्या होते हैं? XX होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है, तो X गुणसूत्र वाला शुक्राणु यानी ये अंडाणु को निषेचित करता है। अब अंडाणु में से चाहे आप ये वाला X ले लीजिए, ये वाला X ले लीजिए, एक ही बात है। क्या बनेगा? XX बनेगा। तो युग्मनज में यानी जाइगोट में X गुणसूत्र होंगे जिससे मादा शिशु विकसित होगी। तो बिल्कुल सही है। कौन से गुणसूत्र होंगे जाइगोट में? XX, और इससे क्या बनेंगी? फीमेल। अगला है कि जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो नर शिशु विकसित होगा। बिल्कुल, ये Y वाला अगर इसमें से किसी भी X के साथ जाएगा तो कॉम्बिनेशन XY बनेगा और ये क्या होगा? मेल होगा।
तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है पुरुष में एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है जिन्हें एक्स एवं वाई कहते हैं। तो अभी अभी हमने देखा एक जोड़ी होता है और एक एक्स होता है, एक वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। शिशु के लिंग निर्धारण में पूर्णतः पुरुष के गुणसूत्र उत्तरदायी हैं, इसमें महिला के गुणसूत्र की कोई भूमिका नहीं होती। तो देखिए यहां पर हमने देखा कि फीमेल के पास तो सिर्फ एक्स ही क्रोमोसोम है दोनों। अगर यहां से एक्स आता है तो फीमेल, अगला शिशु क्या होगा, फीमेल। अगर यहां से वाई आता है तो क्या होगा, मेल। तो ह्यूमंस में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा हो रहा है, मेल के द्वारा हो रहा है, यानी नर के द्वारा हो रहा है। जबकि मादा के पास तो एक जैसे ही क्या है, क्रोमोसोम है, चाहे उसका ये वाला एक्स जाए या ये वाला एक्स जाए आगे की संतति में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क किससे पड़ रहा है कि जो स्पर्म है उसका अगर एक्स क्रोमोसोम जाता है तो फीमेल, अगर वाई जाता है तो मेल। तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी। जबकि कहीं कहीं समाज में देखा जाता है कि इसके लिए न केवल औरत को जिम्मेदार माना जाता है बल्कि प्रताड़ित भी किया जाता है कि उनको बेटी बेटी है, जहां पर पुरुषार्थ जो है, पुरुषार्थ समाज होता है या फिर वो पैट्रियार्की को बहुत ज्यादा मानते हैं, वहां पर ऐसा किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या सही है, तो चारों कथन क्या है हमने अभी देखा, सभी कथन सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है हीमोफीलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह एक प्रकार का रोग है जिसमें व्यक्ति की स्मरण क्षमता समाप्त हो जाती है। देखिए हीमोफीलिया डिजीज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हीमोफीलिया डिजीज ब्लड से रिलेटेड है। इसमें जिन लोगों को हीमोफीलिया होता है उनकी जो रक्त का थक्का बनने की जो टेंडेंसी है, जो क्षमता है, उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उनमें रक्त का थक्का आसानी से नहीं बनता है। तो इसीलिए हीमोफीलिया, क्योंकि इंग्लैंड की महारानी को ये डिजीज थी, इसलिए उसे रॉयल डिजीज या ब्लीडर डिजीज भी कहा जाता है। अब वापस से अगर हम बात करें, यह एक प्रकार का रोग है जिसमें व्यक्ति की स्मरण क्षमता समाप्त हो जाती है। तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। स्मरण क्षमता से इसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसका लेने देना किससे है, ब्लड से इसका लेना देना है। दूसरी चीज हीमोफीलिया के बारे में जो याद रखनी है वो ये कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। यानी हम जानते हैं कि हमारे ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 22+1 पेयर, यानी 22 जोड़े अलग होते हैं और एक जोड़ा अलग होता है। इन्हें कहते हैं ऑटोसोम, इसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो जो ये सेक्स क्रोमोसोम है ये है फीमेल मान लीजिए और ये है मेल। तो इसके एक्स पर ही ये बीमारी हो सकती है। ये हीमोफीलिया जो है ना, इसके एक्स क्रोमोसोम पर ही हो सकता है, वाई पर नहीं होता। तो यानी हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होती है, वाई से नहीं हो सकती और रिसेसिव क्रोमोसोम पर होती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्रोमोसोम डिसीज। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति में रक्त के जमने या थक्का बनने की क्षमता का ह्रास हो जाता है। बिल्कुल सही। हीमोफीलिया को प्रभावित करने वाला जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। यह भी बिल्कुल सही है। अब सही नहीं का चयन करना है। देखिए यही मैं आपको कह रही थी कि कई बार सवाल में नहीं दिया होता है, जबकि हम क्या करते हैं, सॉल्व करने के बाद 2 और 3 आंसर देखेंगे, अच्छा ठीक है बी टिक कर देंगे। जबकि सवाल में क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है, केवल एक ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो इन बातों का आपको स्पेशल ध्यान रखना है एग्जाम के टाइम पर। अगला सवाल देखते हैं, डाउन सिंड्रोम के बारे में है। डाउन सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं डाउन सिंड्रोम क्या होता है। ये डाउन सिंड्रोम है, हमें पता है ह्यूमंस में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 22+1। ये पेयर्स में है सब, यानी 22 जोड़े अलग है और एक जोड़ा 23वां जोड़ा अलग है। तो जो ये 22 जोड़े क्रोमोसोम हैं, इसमें से 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है। हम जानते हैं क्रोमोसोम हमेशा किस तरह होते हैं, पेयर में होते हैं। ये पहला जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है, ये तीसरा जोड़ा है,
ऐसे करते करते जब हम 21वें जोड़े पर पहुंचेंगे तो 21वें जोड़े में एक एडिशनल क्रोमोसोम आ जाता है, इसे कहते हैं ट्राइसोमी। ये क्या है? ट्राइसोमी, यानी 2 की जगह कितने क्रोमोसोम हो गए हैं? 3। तो इसे हम क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। अब ऐसा हो क्यों रहा है? यह रोग अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता के कारण होता है। तो बिल्कुल ये अर्धसूत्री जब विभाजन हो रहा है तो उसमें अनियमितता हो जाती है। यानी मान लीजिए ये कोई एक सेल है, इसके पास एक जोड़ी क्रोमोसोम था, अब इससे 2 जोड़ी क्रोमोसोम पहले बनेंगे, उसके बाद डिवीजन होना था, तो क्या होगा कि ये इसका जो डिवीजन है वो इस तरीके से हो जाएगा, यानी एक सेल में 3 और एक सेल में एक ही क्या जाएगा? क्रोमोसोम जाएगा। तो इस तरह की अनियमितताएं होती हैं जिनकी वजह से क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन का पूरा रोल रहता है, तो एक सही है। ऐसे युग्मनज यानी जाइगोट से उत्पन्न पुरुषों में स्त्रियोचित लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए अभी इस स्टेटमेंट को हम यहाँ छोड़ के थर्ड स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। यह एक आनुवंशिक रोग है, तो बिल्कुल यह एक आनुवंशिक रोग है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों नहीं है वो हम देख लेंगे, पहले आंसर टिक कर देते हैं। तो आंसर है कौन सा सही है? तो पहला और तीसरा यानी सी ऑप्शन इसका सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ऐसे जाइगोट से उत्पन्न पुरुषों में स्त्रियों के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में। पहली बात तो ये कि डाउन सिंड्रोम जो है वो कौन से क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम की अधिकता के कारण हो रहा है? 21। क्या 21वां जोड़ा जो है क्रोमोसोम का वो सेक्स क्रोमोसोम है? नहीं है। वो कैसा है? ऑटोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम के ही घटने या बढ़ने से कोई भी लक्षण स्त्री या पुरुष के हो सकते हैं। उसके अलावा अगर शुरुआत के 22 जोड़ों में किसी में भी एडिशन या डिलीशन होगा तो स्त्री और पुरुष के कैरेक्टर मिक्स नहीं होंगे। क्लिनफिल्टर एक सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है कि इसमें XX के जो एक X और Y जो क्रोमोसोम आता है, कहाँ से? पेरेंट्स से, उसमें एक X की अधिकता हो जाती है। ये X क्रोमोसोम क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा हो जाता है। ये होता क्यों है? मान लीजिए ये मदर है, मदर में X और X है और फादर में X और Y है। तो जब यहाँ एग का फॉर्मेशन होता है, अगेन जब अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, तो क्या होगा? ये दोनों X एक ही सेल में चले जाते हैं और इस सेल में कोई भी क्रोमोसोम नहीं जाता। ऐसे में अगर यहाँ से X और ये Y, यहाँ से ये Y इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो जो नई जाइगोट बनेगा उसमें क्या होगा? XX और Y, ये कंडीशन होगी। ये होते तो पुरुष हैं क्योंकि इनमें कौन सा क्रोमोसोम है? XY, लेकिन इनमें कुछ कैरेक्टर क्या होते हैं? फीमेल के दिखाई पड़ते हैं। जैसे उनकी वॉइस बहुत पतली होगी, उनकी ब्रेस्ट थोड़ी इनलार्ज होगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के हैं, क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट किसका है? सेक्स क्रोमोसोम का इन्वॉल्वमेंट है। तो हमारा ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया है क्योंकि यहाँ डाउन सिंड्रोम की बात हो रही है और कैरेक्टरिस्टिक किसका दिया हुआ है? क्लिनफिल्टर सिंड्रोम का कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। तो आज के ये सवाल हैं, 5 सवाल हैं जिसको हमने हल किया है। इसी तरह और भी MCQs हैं, किताब में दिए गए हैं, आप उन्हें हल करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।